नमस्कार दोस्तों। आज हम सब एक ऐसे कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिस कॉन्टिनेंट को अंधा महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यही नहीं बल्कि उसे गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बेबसी और कई सारी बीमारियों का गढ़ कहा जाता है। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? चलिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये अंधा महाद्वीप क्यों है, डार्क क्यों है आखिर। तो डार्क का मतलब है ज्ञानता से, मतलब उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें पता नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता उसे तो डार्क बोला जाता है। अगर लाइट वहाँ पहुँच जाती है तो लाइट की उपस्थिति में हम उस चीज़ को देख सकते हैं, उस चीज़ का हम फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम उनको क्या बोलेंगे कि हमें वो चीज़ पता है। तो आनी ज्ञान है, ज्ञात है। तो आनी अंध महाद्वीप के कहने का कारण ये था कि वो चीज़ डार्क है, उसके बारे में कोई पता रहता नहीं है। ठीक, जिस चीज़ के बारे में कोई कुछ भी पता रहता नहीं होता उसे डार्क बोला जाता है, बिल्कुल अज्ञान बोला जाता है। तो वहाँ की कोई भी चीज़, इंफॉर्मेशन दुनिया के लेवल पर, दुनिया स्तर पर पता नहीं थी, हम सबको उसका ज्ञान नहीं था, इसलिए उसको डार्क बोला जाता है। इसलिए नहीं कि वहाँ काले लोग निवास करते हैं, वहाँ लोग बहुत ही अजीब टाइप के हैं, उनका बायोलॉजिकल फीचर्स अलग अलग है, डिफरेंट है, दुनिया से बिल्कुल अलग है, अन्य लोगों से। अरे भाई, दुनिया में अलग अलग लोग निवास करते हैं, जैसे गोरे लोग निवास करते हैं, सांवले लोग निवास करते हैं, तो काले लोग भी तो रहेंगे ना। तो उस वजह से इसे अंधा महाद्वीप नहीं बोला जाता है, बल्कि कई सारी घातक बीमारियां वहाँ पर मौजूद थी। इस वजह से कुनैन की जब यात्रा चल रही थी अफ्रीका महाद्वीप में, दरअसल कुनैन एक ऐसा यात्री था, एक ऐसा इतिहासकर्ता, खोजकर्ता मान लीजिए, जिसने जो है अफ्रीका के बारे में पता लगाया कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है, क्यों पता नहीं चल पा रहा है उसके बारे में। तो उसने ये महसूस किया कि वहाँ कई सारी बीमारियाँ हैं, दुर्गम नदियाँ और उच्चावच हैं, पठारी हुआ, पर्वत। अगर मान लीजिए कि पठार जो है और पर्वतों से नदियाँ कोई निकल रही है, समुद्र में आ रही है, तो वो समुद्र में आने के बाद बीच में जहाँ से उसका उद्गम होता है और उसके मुहाने के बीच में नदियों में वो कई सारे पठारों, वनों और ऐसे ही दुर्गम और कठिन रास्तों से होकर गुजरती है कि जहाँ पर जो है नौका चलाना संभव नहीं है। 1-2 किलोमीटर मान लीजिए दुर्भाग्य से चले भी गए तो 2 किलोमीटर में जाने पर एकदम खाई आपको नजर आएगी वहाँ। तो इस वजह से जो है वहाँ पर कोई जा नहीं सका है, बीमारियों के फैल जाने के कारण कोई जा नहीं सका है। भौगोलिक बाधाएं तो है ही, उत्तर में देखते ही हैं कि विशाल सहारा रेगिस्तान है, आपका मरुस्थल है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। तो इस वजह से उसे अंधा महाद्वीप कहा जाता है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि पता कैसे चला। तो कुनैन नामक एक यात्री आया, उसके बारे में खोज किया, पता लगाया, तो पता चला। फिर जैसे जैसे पुर्तगाली और सभी अन्य यूरोपीय देशवासी जो साम्राज्य की चाहत रखते हैं, उनका प्रसार करना चाहते हैं, अपनी आर्थिक हितों के लिए, इंटरेस्ट के लिए, स्वार्थ के लिए अन्य राज्यों, अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण करते हैं, वहाँ के संसाधनों को लूट कर अपने देश ले जाते हैं। उनका महत्वाकांक्षा बढ़ा, जानने की और रुचि हुई। तो धीरे धीरे करके थोड़ा बाद में पता चला, 19वीं सदी के अंत तक में पता चला, तो दुनिया के अन्य, जैसे ये जो ब्रिटेन है आपका, इंग्लैंड, इसने लगभग सभी जो है कॉन्टिनेंट पर अपना राज्य, अपना साम्राज्य स्थापित किया था, अपना उपनिवेश बनाया था। लेकिन अफ्रीका एक ऐसा उपनिवेश था, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप था जहाँ उसने जो है बहुत देर में अपना उपनिवेश बनाया, अफ्रीका महाद्वीप में कोई, और बहुत ही कम समय में लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर वहाँ कई सारी यूरोपीय ताकतें जो है जमा हो गई वहाँ। आखिर ऐसा क्यों है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। और जो है अफ्रीका में और एक चीज़ है कि वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि वहाँ गरीबी, भुखमरी, जनजातीय संघर्ष, गृह युद्ध, ये सब देखने को मिलता है, जो गरीबों की विशेषताएं हैं। एक पिछड़े हुए देश, एक पिछड़े हुए राज्य की विशेषताएं हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का राज क्या है? पहले जो है देखिए, प्राचीन सभ्यता संस्कृति में चले जाएं, प्राचीन समय में तो कोई भी क्षेत्र, राज्य, साम्राज्य, देश समृद्ध है या आबाद नहीं हुआ करता था। उसकी अपनी खुद की कोई संस्कृति थी, खुद की पहचान थी, खुद की विशेषताएं थी, वो अपने आप में समृद्ध था, कोई पिछड़ा हुआ नहीं था। ये तो जो है आधुनिक युग में, पुनर्जागरण काल के बाद जब आधुनिकता का युग आया, तो आधुनिकता के युग में जो है कोई समृद्ध हुआ, कोई आबाद हुआ, कोई बर्बाद हुआ, ये सब किसकी देन है? तो ये सब हमारी जो प्यारी यूरोपीय ताकतें हैं, इन सब का देना है। तो उन्होंने वैसा भी किया। जब उन्होंने जो है अफ्रीका में अपना उपनिवेश बसाया, उसको अपना गुलाम बनाया अफ्रीका को, तो वहाँ पर एक बर्लिन सम्मेलन हुआ, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, बड़े बड़े जो ताकतें थी, यूरोपीय ताकतें, वो एक मंच पर बैठी और कुछ चंद ऑफिसरों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा एक पटरी से सीधे सीधे सीमा पर बंटवारा कर दिया गया, बंदर बांट हो गई। 1884 में बर्लिन सम्मेलन बोला जाता है। वो भी जो है उन ऑफिसरों, उन अधिकारियों के द्वारा जो है उस भूभाग के बारे में, जो अफ्रीका के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं रखते थे, 1% का भी नहीं। अगर ज्ञान रखते तो युगांडा, रवांडा, ये जितने भी जनजातीय संघर्ष आज सुनने को मिलता है अफ्रीका में, मान लो आपका एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में कोई जनजाति निवास करती है, अब वो जनजाति, कोई खास जनजाति को आप बंटवारा कर देंगे,
और उनको दूर-दूर रहने के लिए बाध्य कर देंगे। तो क्या ये ठीक है? नहीं ना, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था अफ्रीका में। जनजाति विभाजन कर दिया। जनजाति विभाजन कैसे हो गया? ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे शुरू हुआ? तो वहाँ पर जो है ऐसे-ऐसे क्षेत्रों में जनजातियों को बाँट दिया। पहले जो है अफ्रीका में मूल जनजाति ही निवास करती थी। वहाँ के जो मूल निवासी वो जनजाति ही थे। तो जनजातियों को क्या किया इन यूरोपीय लोगों ने? वहाँ पर जो है ऐसे-ऐसे क्षेत्रों में बाँट दिया, जो एक स्थान पर एक खास जनजाति रहती थी और दूसरे जनजाति के खिलाफ विद्रोह करती थी, उनसे ईर्ष्या करती थी और उनको पसंद नहीं करती थी। उनको एक में ज़बरदस्ती मिला दिया। और उनको जो एक में रहते थे, मिल-जुल कर, बाँट-जुड़ कर रहते थे, मिल बाँट कर उनको विभाजित कर दिया, बाँट दिया। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट्स तो होगा ही। उन्हें केवल ऐसे-ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे-ऐसे भूखंडों में बाँट दिया करते थे, केवल अपने हित को पूरा करने के लिए कि कहाँ-कहाँ हमको हीरा मिलता है, कहाँ-कहाँ सोना मिलता है, कहाँ-कहाँ रबर मिलता है, कहाँ-कहाँ प्राकृतिक संसाधन, खनिज हमको मिलते हैं, ताकि हम जो है अपने देश ले जाएँ। उनको जो है एक ये इस विभाजन का आधार भी वही था, अपना हित पूरा करना केवल। तो आर्थिक दोहन के चलते जो है अपने हित को साधने के लिए बंदर बाँट कर दिए अफ्रीका का। तो आज तक उसका परिणाम ये ऐसा तो ही भारत में किए थे, कुछ और थोड़ी किए थे। अच्छा बताइए, पाकिस्तान का विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि भारत और पाकिस्तान, भारत जो है धार्मिक आधार पर उसका विभाजन नहीं हुआ था। भारत जो है धार्मिक आधार पर वो अपने राष्ट्र के सिद्धांत को नहीं मानता था, जो उसका राष्ट्र का सिद्धांत था। लेकिन पाकिस्तान बना ही था धर्म के नाम पर। उसका द्विराष्ट्र सिद्धांत था, केवल धर्म के नाम पर। तो वो पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना था, लेकिन फिर भी जो है जब बँटवारा किए अंग्रेज़, तो ऐसे-ऐसे क्षेत्रों में बाँट दिए गए जहाँ पर अलग-अलग कल्चर, अलग-अलग लोग रहते हैं। भले ही धर्म एक हो, लेकिन अलग-अलग कल्चर, अलग-अलग प्रैक्टिसेस तो है ना। इसीलिए पाकिस्तान का बँटवारा हो गया। उधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश। तो अंग्रेज़ ऐसा ही करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये कारण तो समझ में आ गया कि डार्क कॉन्टिनेंट क्यों है, अंधा महाद्वीप क्यों है। तो अब चलते हैं पॉलिटिकल मैप की तरफ। देख लेते हैं कि क्या-क्या इसकी विशेषताएँ हैं, क्या-क्या गुण हैं, जिसको हमें जानना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए। अफ्रीका की कुछ अच्छी बातें भी हैं, सब खराब बातें नहीं हैं। कोई भी क्षेत्र, राज्य खराब नहीं होता अपने आप में। हम उसको कैसे देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वो क्षेत्र अच्छा है या बुरा। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि उस क्षेत्र की अच्छाई क्या है, क्या बुराई है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल मैप की तरफ आएँगे, तो आपको बता दें कि अफ्रीका में कुल 54 कंट्रीज़ हैं, 54 देश हैं, जो अलग-अलग भू-भाग हुए हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, कैसे सीधा-सीधा बाँट दिया है, ये देखिए। बंदर बाँट बिल्कुल कर दिए हैं, इतने क्षेत्रों में बाँट दिए हैं कि हर एक क्षेत्र की कुछ न कुछ खास विशेषता है। वहाँ पर कोयला मिलेगा, हीरा मिलेगा, सोना मिलेगा। इन सब के चलते ही उन्होंने जो है बंदर बाँट कर दिया था। तो चलिए मैप सेशन में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बिल्कुल ट्रिक के साथ, एकदम आसानी से आप सबको याद करवा देंगे। जो मेन कंट्रीज़ हैं उन सब के नाम, उसकी फिजिकल फीचर्स क्या-क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। समुद्री व्यापार के लिए और कई महत्वपूर्ण सामरिक गतिविधियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। इसको हम कैसे नाम याद करेंगे कंट्रीज़ के? सीड के माध्यम से। सीड, एस से सोमालिया, ई से इथियोपिया, ए से एरिट्रिया और डी से जिबूती। जैसे मेन 4 कंट्रीज़ आते हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा सीड में। इसमें कौन-कौन से कंट्री हैं, ये कहाँ-कहाँ है? तो ये जो आपका है, ये हिंद महासागर के, आपका जो पश्चिमी क्षेत्र किनारा है हिंद महासागर का, उसमें आप जाएँगे तो आपका जो है ये अरब पेनिनसुला है, अरब प्रायद्वीप। जो अफ्रीका को एशिया से अलग करता है वो जल संधि कौन-सी है? बाब मलदेव जल संधि, इसे बोलते हैं बाब मंदेव। ये जो स्ट्रेट है बाब मंदेव, इससे जो है आपका अफ्रीका और एशिया अलग होता है। एक और नहर है सुएज़ नहर, वो मानव निर्मित नहर है, उसको भी आगे चर्चा करेंगे वो क्या है, कैसे है। तो इसमें मेन 4 कंट्रीज़ आते हैं। कौन-कौन? ये आपका देखिए सोमालिया है, सिंह जैसा है ना, इसे हॉर्न बोला जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें आपका सोमालिया आता है, इसके बाद इथियोपिया आता है। इथियोपिया एक ऐसा कंट्री है जो कभी भी पूरी तरह से गुलाम नहीं हुआ किसी भी विदेशी ताकतों का। तो इथियोपिया पर सम्मान हमें करना चाहिए, गर्व करना चाहिए, जैसे हमारा नेपाल है ठीक? और ये इरिट्रिया है, ठीक? और ये जिबूती है। तो 4 मेन कंट्री जाते हैं। जिबूती एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी अच्छा लोकेशन है। यहाँ पर जो है कई देश की सेनाएँ, मिलिट्री बेसेस हैं। तो ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। और चलते हैं देखते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 4 देश आ गए, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथियोपिया। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, 4 कंट्रीज़। इसके बाद भूमध्य सागर से जो सटे हुए देश हैं। अब भूमध्य सागर कहाँ है? आपको बता दें कि अफ्रीका के जो उत्तर में जो एक सागर पड़ता है, उसे भूमध्य सागर बोला जाता है। अब भूमध्य सागर से जो देश लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उन देशों को कैसे याद करेंगे? तो उनका एक शॉर्टकट ट्रिक है मेटल। मेटल है। एम से मोरक्को, ई से इजिप्ट, टी से ट्यूनीशिया और ए से अल्जीरिया और एल से लीबिया। मोरक्को जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से जो है एक यात्री भारत में आया था, उसका नाम था इब्न बतूता। और मोरक्को से ही जो है स्पेन जो है ज़्यादा निकट पड़ता है। उनके बीच में जो है एक आपका स्ट्रेट है, जल संधि, जिसे जिब्राल्टर जल संधि कहा जाता है। तो जो जिब्राल्टर जल संधि है, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है।
तो आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि वह कौन सी जल संधि स्ट्रेट है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका को या एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, तो दो स्ट्रेट है, एक बाब अल मंडेब जल संधि है, एक सुएज नहर है। और कौन सी ऐसी जल संधि स्ट्रेट है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि। तो आपको दिखा देते हैं ये कहाँ पड़ेगा। तो ये है आपका जिब्राल्टर जल संधि, ये है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जल संधि है, यूरोप में आपका स्पेन है, स्पेन को मोरक्को से अलग करता है जिब्राल्टर। तो आप जो है भूमध्य सागर से कौन कौन देश जुड़े हुए हैं, तो ये आपका जो है मोरक्को है, अल्जीरिया है, मोरक्को है और ये अल्जीरिया है, ये ट्यूनीसिया है जिसकी राजधानी ट्यूनिस है, ठीक है, ये लीबिया है जिसकी राजधानी त्रिपोली है, और इजिप्ट। तो ये मेन आपके जो है कंट्रीज आ गए जिसे आप मेटल से याद कर सकते हैं। तो चलिए इन देशों की कुछ कुछ विशेषताओं को भी देख लेते हैं कि इनकी खास खास कुछ तो हमें बात याद होनी चाहिए ना। तो मोरक्को से बता दिया कि मोरक्को क्या है, ये जो है सॉरी दोस्तों, मोरक्को क्या है। तो मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया कि यहाँ से इब्न बतूता भारत में आया था, वो यहीं का रहने वाला था। जिब्राल्टर जनसंधि मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। और मिस्र जो है इसे नील नदी का वरदान बोला जाता है। ट्यूनीसिया क्या है, ट्यूनीसिया में कहा जाता है कि यहाँ से ही अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। तो अरब स्प्रिंग क्या है, अरब स्प्रिंग दोस्तों जब क्या हुआ, जब यूरोपीय ताकतों ने जो है